हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आज हम लोग बिहार सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च 2016 को उसका हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे और पूरा फुल डिटेल डिस्कशन होगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग इस वीडियो में सिर्फ जीके और जीएस का देखेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का नहीं देखेंगे। मैथ रीजनिंग का अगर देखेंगे तो लगभग 4 घंटा की वीडियो बन जाएगा, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। चलिए, तो ये देखिए 27 मार्च 2016 का पूछा गया है। ये पेपर है 2016 का। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें। डायरेक्ट क्वेश्चन यही है, लेकिन इससे थोड़ा घुमा दिया है। तो 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। फ़ारेनहाइट बराबर 50 गुना 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो ये तो सी के जगह यहाँ पे सेल्सियस हो जाएगा। इस जगह सेल्सियस, ठीक है, इस जगह सेल्सियस हो जाएगा। C इंटू 9/5 प्लस 32। तो C की जगह 50 गुना 9/5 प्लस 32, 10 कट गया और 10 नंबर 90 प्लस 32 कितना हो गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक बार आप लोग इसे फॉर्मूला फिर से लिख लीजिए अच्छे से। अगर सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला इसका। C इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, C इंटू 9/5 प्लस 32। C की जगह जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उतना वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, 122 इसका निकला आंसर। देखिए 122 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 22 है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए उस समय के करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए 2016 का नहीं, अभी हम लोग 2022 का देखेंगे, उसके हिसाब से डी हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग में, ठीक है, महिला वर्ग में एकल खिताब 2022 में किसने जीता है। ठीक है, 2022 का अगर पूछ देगा तो किसने जीता है, तो आप लोग अगर करंट पढ़े होंगे तो एशले बार्टी ने जीता है, एशले बार्टी। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है विजेता उप विजेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उप विजेता ये आपको दोनों याद रखना है। विजेता कौन बनी, एशले बार्टी बनी, और उप विजेता कौन बना, तो डेनियल कॉलिंस। किसे हरा करके एशले बार्टी ने जीता है, तो डेनियल कॉलिंस। ठीक है, डेनियल कॉलिंस। ये कहाँ की थी, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए और सवाल का बताइए जवाब क्या होगा। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक, इतना लंबा चौड़ा नाम है। तो इसका कौन है, तो VS नायपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सलमान रश्दी है। सलमान रश्दी का तो आप लोग जानते होंगे, सलमान रश्दी का बहुत पूछता है। तो कौन सा, मिडनाइट चिल्ड्रंस और सेनेटिक वर्सेस, जिसमें कि मिडनाइट चिल्ड्रंस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मिडनाइट चिल्ड्रंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो वो सलमान रश्दी के द्वारा। चलिए अगला, और एक देख लीजिए शशीर थरूर का होता है। शशीर थरूर का ये भी
ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन शशि थरूर का। शशि थरूर का पुस्तक है मैं हिंदू क्यों हूँ, मैं हिंदू क्यों हूँ। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? उस समय के हिसाब से देख लीजिए करंट का लेवल क्या है, इसी लेवल का भी इस बार भी एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, तो आप लोग करंट का लेवल देख करके ही तैयारी कीजिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? उस समय के हिसाब से पेरिस में हुआ था। और पूछे कि 2022 में अभी अगर तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये मिस्र में। तो कहाँ होगा? मिस्र के शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख में। ठीक है, चलिए जिसे कि हम लोग कॉप कहते हैं, COP। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पैसेज टू इंडिया किन के द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया किन के द्वारा रचित है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। अगर E.M. फॉस्टर का देखें तो इसका पुस्तक ए रूम विद इसी के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब इसका थॉमस हार्डी का अगर पुस्तक देखें, थॉमस हार्डी का पुस्तक, तो थॉमस हार्डी का पुस्तक है आपका गुड बाय टू ऑल रेट, गुड बाय टू ऑल रेट। ये थॉमस हार्डी का है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन कौन सा लिखा गया पुस्तक है? तो राजा ओ रानी पुस्तक है। विसर्जन है, डाकघर है, कुलबधु गौरा भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक लास्ट है घर और बाहर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित कुछ पुस्तक हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1886, 1912, 1990, 1927। ये कब हुआ था? इसका बताइए आंसर क्या होगा? तो ये आप लोग जानते होंगे 1916 में पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ। पटना हाईकोर्ट की स्थापना के बाद ही 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय बनने से पूर्व बिहार में अवस्थित कलकत्ता विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार आता था। जब पटना विश्वविद्यालय नहीं बना था उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय का ही इधर पूरा क्षेत्राधिकार था। अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। और पूछे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, यूपी के स्टूडेंट के लखनऊ विश्वविद्यालय, तो ये आपका 1921 में। और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन के टाइम में हुआ था, जिस समय पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय L. केलकर, C. रंगराजन, YV रेड्डी, AM खुसरो। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उस समय के हिसाब से YV रेड्डी हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जिसे कि NK सिंह कहते हैं शॉर्ट में। NK सिंह आप लोग को याद होगा। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देखिए वित्त आयोग का अगर थोड़ा कुछ जो इम्पोर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है और किन के द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हो गए, क्या थे? देखिए करंट का क्या है कि हाल ही में जो
दिग्गज नेता या कोई भी दिग्गज जिसे कि भारत रत्न या किसी भी क्षेत्र में बहुत भारी योगदान दिया हो, तो वो सब का अगर निधन हो गया है तो उसे ज़रूर देख करके जाना है। और विदेश में या किसी अन्य देश में कौन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कौन से मंत्री का निधन हुआ वो भी देख के जाना है। चलिए देखिए, तो इसका उस समय के हिसाब से तो 8 का हो जाएगा आपका डी, प्रख्यात विधिवेता थे। चलिए, और अभी तो लता मंगेशकर, बप्पी लेहड़ी सब का निधन हुआ है, तो इसे भी आप लोग ध्यान देंगे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, पद्मश्री, पद्म भूषण सब कब मिला था, वो सब आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि श्रवणबेलगोला में जो स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति है तो किस धर्म का स्थल है? तो जैन धर्म। यहाँ से आपका एक सवाल बन गया, जैन धर्म का है। और ये कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में। ये 2 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी घूम सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 15 क्वेश्चन तो पक्का रिपीटेड है ही। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है। और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 57 फीट है। 57 फीट है इस मूर्ति की ऊंचाई, लगभग 57 फीट है। और यहाँ बाहुबली जो जैन तीर्थंकर, जो पहला जो जैन धर्म का संस्थापक था ऋषभदेव, उसके बेटे थे बाहुबली। तो बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। और बाहुबली की माता का नाम क्या था, यानी ऋषभदेव की पत्नी का नाम क्या था? ऋषभदेव की पत्नी का नाम सुनंदा था। और श्रवणबेलगोला, तो चंद्रगुप्त मौर्य का अपना जो शरीर त्याग किया था किस विधि से? संलेखन विधि से। और कहाँ में? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, मिस वर्ल्ड। देखिए इसमें बहुत होता है कन्फ्यूजन, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स अगर पूछे कि अभी वर्तमान में मिस वर्ल्ड विजेता कौन है, तो वो भारत से नहीं है। और अगर पूछे कि मिस वर्ल्ड 2015, इसका तो आपका हो जाएगा सी, स्पेन में। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स कौन बनी है? हाल ही में मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो हरनाज संधू। कब? तो 2021 में ये मिस यूनिवर्स बनी है, 2021 में। और इससे पहले लारा दत्ता। सबसे पहले कौन बनी थी? सुष्मिता सेन, आप लोग जानते होंगे 1994 में। और इससे पहले लारा दत्ता बनी थी, और ये 2000 में। और फिर 21 साल के बाद हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनी है। अब चलिए मिस वर्ल्ड का अगर बात करते हैं, मिस वर्ल्ड भारत से तो रीता फाड़िया सबसे पहले बनी थी। कब? 1966 में रीता फाड़िया। और ऐश्वर्या राय ये 1994 में। और डायना हेडेन 1997 में। और उसके बाद युक्ति मुखी, फिर प्रियंका चोपड़ा कब? 2000 में बनी थी। और 2000 वैसा था कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब दोनों भारत देश ही जीता था। अब मिस वर्ल्ड अगर पूछे तो प्रियंका चोपड़ा, अब मिस यूनिवर्स पूछे तो लारा दत्ता। ठीक है। और सबसे अंतिम अभी से लास्ट में कौन जीती है मिस वर्ल्ड का? तो मानुषी छिल्लर। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग जानते होंगे। तो ब्रॉड गेज के 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी है? तो 1.676 मीटर। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1.676 मीटर। अगर पूछे छोटी का लाइन का तो वो लगभग 762 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक या यामयोत्तर रेखा है? देखिए हिंदी का लैंग्वेज यामयोत्तर रेखा।
तो देखिए ये पूरा आपका पृथ्वी हो गया, यहाँ पर हमारा भारत है, यहाँ पर हमारा भारत है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये जो लाइन जो गुजर रही है ये कितना डिग्री लाइन गुजर रही है, ठीक है, ये कितना डिग्री। तो आप लोग जानते होंगे कि देशांतर में सारे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि भारत किधर पूरब की ओर है, ठीक है, पूरब और उत्तर की ओर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर पूछे कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से देखते हैं, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, अगर मैप में देखें, इस पर मैप थोड़ा चलेबुल दे देते हैं। अब देखिए अगर पूछे कि ये जो रेखा जो गुजरती है ये किन किन राज्यों से गुजरती है ये रेखा, तो आप लोग को याद रखना है जितना लास्ट में पी है, यूपी, एमपी और एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और आपका कौन सा हो जाएगा लास्ट में, उड़ीसा, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। ये भी कभी पूछ लेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। और अगर पूछे कि 0 डिग्री, तो वो लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। और भारत का जो समय सीमा है वो लंदन से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2015 में भारत के परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ हुई है। देखिए संधि पर भी एक सवाल है और युद्धाभ्यास पर भी सवाल रहता ही है, और सूचकांक भी, ये सब आप लोग देख करके जाएंगे पूरा कंप्लीट। पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, और भारत का स्थान क्या है, भारत के आगे पीछे का स्थान क्या है, ये सब कहीं से कहीं क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। और किसके द्वारा जारी होता है वो भी आप लोग को देखना है। तो देखिए अप्रैल 2015 में किस देश के साथ यूरेनियम के लिए संधि हुआ है, किसके साथ संधि हुई थी, तो ये आपका 13 का ए कनाडा के साथ हुआ था उस टाइम के हिसाब से। और द टीन ड्रम नोबेल पुरस्कार ये भी करंट का है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर, फ्लेमिंग, कोरी और जेसी बोस, किसने। तो इसका आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो इसका हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, कब की थी, तो 1928 में फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन का बात आया है तो देखिए पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक समूह है, और विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, तो पेनिसिलिन ही है। विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा तो कौन है, पेनिसिलिन, ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछे लुई पास्चर ये रेबीज के टीका की खोज की है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज की है। और लुई पास्चर ने ही पास्चुरीकरण के द्वारा, पास्चुराइजेशन के द्वारा ही ये दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की विधि की खोज की है, ठीक है, दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की विधि की खोज की है। अब चलिए अब अगला देखते हैं। और जेसी बोस जो है, जेसी बोस ने ही रेडियो और सूक्ष्म तरंग पर महत्वपूर्ण शोध किया है। जेसी बोस ने ही सूक्ष्म तरंग और रेडियो पर महत्वपूर्ण शोध किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खदान कहाँ है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हीरे की खान कहाँ है, तो इससे आप लोग जानते होंगे। तो ये मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। ये मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश के एक ज़िले का नाम है पन्ना, जो कि हीरा के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध है। और पन्ना जिला में ही महाड़ी खेरा के मझगांव हीरे की खान फैली हुई है। मझगांव में हीरे की खान फैली हुई है। चलिए, अगर पूछे भारत में हीरा कटिंग और पॉलिशिंग कहाँ होता है, भारत में हीरा कटिंग और पॉलिशिंग, तो ये आपका गुजरात के सूरत में होता है। गुजरात के सूरत में होता है और वहाँ पे अधिकतर डायमंड कारखाना गुजरात में ही है। और हीरे की चमक किसके द्वारा देखी जाती है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक को देखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 17, फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित है? विमल राय, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, गुरुदत्त। तो ये फिल्म पाथेर पांचाली ये आपका सत्यजीत रे के द्वारा प्रदर्शित है। और ये पाथेर पंचाली जो ये फिल्म के निर्देशक हैं, लेकिन अगर रचना पूछें तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा ये रचना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून और 25 दिसंबर। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो 2021 का जो योग दिवस था, उसका जो थीम क्या था? मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन और पूछे कि 21 जून को कौन कौन सा दिवस और सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 जून को और विश्व संगीत दिवस और हाइड्रोग्राफी। अगर पूछे 21 मार्च को, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और नस्लीय भेदभाव दिवस, कविता दिवस, ये सब 21 मार्च को किया जाता है। चलिए, और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा? कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक व्यय नीति। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो 19 का सी, ये राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। अब कुछ राजकोषीय घाटा क्या है? तो देखिए, राजकोषीय घाटा, देखिए पहले तो राजस्व व्यय, मतलब राजस्व से जितना खर्चा हुआ, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, पूंजी में जितना खर्च हुआ, ठीक है, ये आपका खर्च हो गया। और यहाँ पर माइनस कर देंगे, आपके पास राजस्व व्यय कितना आया, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय कितना आया। मान लेते हैं राजस्व व्यय मतलब ये टोटल खर्चा आपका 100 रुपया है, 100 रुपया, और ये आपका इनकम कितना हुआ 80 रुपया, तो आपका 20 रुपया राजस्व घाटा है, 20 रुपया राजस्व घाटा है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में नदी से क्वेश्चन रहता है। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो तो नदी का क्वेश्चन रहेगा ही। देखिए, गंगा की सहायक नदी जो वर्णित है, तो कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? उत्तर की ओर। तो देखिए सवाल को समझिए, अगर बिहार का अगर मैप देखें, तो ये है। तो देखिए, ये गंगा नदी इधर से गुजरती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इधर क्या हो गया? पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि उत्तर की ओर, तो मतलब उत्तर से गंगा में जो नदी मिल रही है वही सवाल देख करके टिक मार देंगे। इसमें अधिकतर कोसी मार देंगे या फिर घाघरा मार देंगे या फिर गंडक या कुछ भी मार देंगे। तो देखिए सवाल को समझिए, उत्तर की ओर मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है नदी, उत्तर की ओर नदी जा रही है। खैर गंगा नदी के बाद इसका टर्न ये हो जाता है इधर, लेकिन उत्तर की ओर ये नदी जा रही है। तो अगर इसके सवाल के हिसाब से देखिए, तो गंगा की सहायक नदी जो वर्णित है उत्तर की ओर, कौन सा नदी है? तो उत्तर की ओर, फिर से अगर मैप में देखें तो उत्तर की ओर कौन सा नदी है? उत्तर की ओर नदी कौन सा है?
चलिए देखिए उत्तर की ओर कौन कौन सा नदी है जो कि आपका दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। ये आपका सोन, पुनपुन, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, कर्मनासा और आपका टोंस और यमुना नदी, ठीक है, ये सब। और अगर पूछे दाहिनी नदी तो घग्गर, इधर से महानंदा, कोसी और भी बहुत सारी बूढ़ी गंडक, घाघरा, ये सब नदी है। तो ये इसमें से कौन सा है तो सोन। ये आपका कर्मनासा, सोन, पुनपुन, टोंस ये सब नदी है और अजय नदी सब भी है जो कि फिर झारखंड में ही मिल जाती है। तो ये आपका तो कोसी तो दक्षिण की ओर आकर के मिल रही है। गंडक तो ये है आपका और आपका घाघरा तो ये हो गया, लेकिन ये सोन नदी आपका ये है। तो उत्तर की ओर कौन सी नदी मिल रही है तो ये आपका सोन नदी, ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ ये इसका हुआ था, अब बताइए। तो इसका कौन सा होगा, केरल, गुजरात, असम, झारखंड। इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 21 का। तो 21 के उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी कौन सा राष्ट्र खेल, तो ये 2021 में 38वां हुआ था, 2021 में 38वां हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था, यूके। और अगर पूछे 39वां कहाँ होगा तो ये आपको 39वां मेघालय में, इसका मेघालय में ये खेल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। मैडम क्यूरी डायनामाइट और एजी बेल टेलीफोन, जे एन बेयर टेलीविज़न और जेम्स वाट स्टीम इंजन। तो बताइए इसका कौन सा होगा आंसर 22 का। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन मैडम क्यूरी डायनामाइट का खोज नहीं की, मैडम क्यूरी डायनामाइट की खोज नहीं की। डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी, जिसके नाम पर अब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसके नाम पर अब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, तो मैडम क्यूरी ने और हेनरी बेकबेरल, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकबेरल ने मिलकर के रेडियो सक्रियता का खोज की थी, रेडियो सक्रियता का खोज की थी, ठीक है। इसे आप लोग को पूरा ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, हांगकांग, टोक्यो। कहाँ होगा सूर्योदय सबसे पहले, तो सूर्योदय जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। और जापान को ही सूर्योदय का देश भी कहते हैं, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। और जापान का पुराना नाम अगर पूछें तो क्या हो जाएगा, निपियोन जापान का पुराना नाम था। और बूढ़ों का देश अगर कहें तो वो जापान होगा। और भारत में सूर्योदय वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर है पूर्वोत्तर राज्य, तो ये एपी अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले यहाँ पर सूर्योदय होता है सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन अगर इसमें पूछ दे कि पूरा ये जो पूरा भारत का मैप है, यहाँ पे एपी हो गया, अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात। तो सूरज अगर यहाँ पर उगा अगर 6 बजे तो गुजरात में कितने देर के बाद उगेगा, तो ये 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो ये आप लोग बताइए। तो इसका राजा रवि वर्मा ये मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार थे, चलिए और पूछ देखिए राजा रवि वर्मा कहाँ के शासक थे, तो ये त्रावणकोर केरल के ये शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो राग दरबारी, गुनाहों के देवता, मैला आंचल, अंधा युग। तो बताइए इसका कौन सा होगा आंसर 25 का। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल पुस्तक लिखी गई है, मैला आंचल पुस्तक लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। और मैला आंचल किस राज्य के ज़िले को देख करके
किस राज्य के ज़िले के आधार पर लिखा गया है, तो बिहार राज्य, ठीक है, बिहार राज्य। और बिहार राज्य के किस जिला के बेस पे, तो ये पूर्णिया जिला के बेस पर, पूर्णिया जिला की कहानी को देख कर के फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा था। और चलिए हम लोग देखते हैं कि अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया है, तो अंधा युग ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछे राम दरबारी उपन्यास तो किसके द्वारा, ये श्री लाल शुक्ला के द्वारा लिखा गया है, राम दरबारी। और गुनाहों के देवता ये भी आपका धर्मवीर भारती, ये दोनों का हो जाएगा धर्मवीर भारती। चलिए अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स के जनक कौन है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन और ग्रेगर मेंडल। तो कौन है अनुवांशिक के जनक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल, ठीक है, ग्रेगर मेंडल ये अनुवांशिकी के जनक हैं। और देखिए अनुवांशिक क्या होता है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले दादा, फिर पिताजी, फिर बेटे में, फिर इसके बेटे में, फिर पोता, इस तरह करके इसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और अनुवांशिक शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो विलियम वाटसन ने। पूछ दे कि अनुवांशिक शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, अनुवांशिक शब्द को, तो विलियम वाटसन ने अनुवांशिक शब्द को सबसे पहले दिया था। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विल्हेम जोहानसन ने किया था। ये पॉइंट सब आप लोग जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसका विल्हेम जोहानसन ने दिया था। और कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए, और अगर पूछे कि यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ये जैव विकास सिद्धांत को दिया था, जिसे कि डार्विन के नाम से भी जानते हैं, डार्विनवाद सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत दिया था, जैव विकास का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ स्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए विकल्पों में क्या है, तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, इनमें से कौन कौन कहाँ है। तो ये आपका कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में केगा है, तमिलनाडु में कौन है, तो कुंडनकुलम, तमिलनाडु में कुंडनकुलम है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो नरोड़ा। और गुजरात में कौन है, तो काकरापार, ठीक है, काकरापार। तो इसके हिसाब से आप लोग आंसर देख लेंगे कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन, और पूछे कि परमाणु विभाग, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक अगर पूछे तो कौन होगा, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक, तो होमो जहांगीर भाभा, ठीक है, होमो जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी, तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस पे आपको पूरा जितना प्रीवियस ईयर हम लोग सारा सॉल्व करेंगे, टोटल इंटर स्तरीय का भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इंटर स्तरीय का भी सॉल्व करेंगे, 12th लेवल का भी। और इसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर से जिस तरह का क्वेश्चन बिहार सचिवालय में पूछा जाएगा, हम लोग उसका सेट लगभग में देखेंगे। लगभग में हम लोग एग्ज़ाम से पहले 100 सेट कंप्लीट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर छोड़ करके 100 सेट, जिसमें कि लगभग में 90 से 100 क्वेश्चन आने का एकदम फिक्स रहेगा। उससे उतना में तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, एकदम ज़रूर से आएगा। और हम मैथ और रीजनिंग का बात, तो हम लोग का मैथ का नंबर सिस्टम चल रहा है, और उसके बाद हम लोग का ज्योग्राफी सेशन भी 1 अक्टूबर से आ रहा है। ज्योग्राफी का पूरा बिहार सचिवालय और बीपीएससी को फोकस करते हुए ज्योग्राफी का सेशन। तो आप लोग अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद हमारे चैनल पे सुबह मैथ का वीडियो या फिर सुबह शाम मैथ और जीके का वीडियो अपलोड होता ही होता है। तो चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, अब राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राज्यसभा सही नहीं है।
इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था और राज्यसभा के 12 सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य का। बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। इसका गलत पूछ रहा है, सही नहीं है, ये ध्यान देना है, सही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, जबकि राज्यसभा का गठन 1952 में ही हुआ था। 1952 में ही हुआ था। अगर पूछे राज्यसभा किस अनुच्छेद में होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और संसद जो कि ये संसद और राज्यसभा थोड़ा हल्का से डिटेल लेके चलते हैं। संविधान के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा कितना हो जाएगा आपका 81 और राष्ट्रपति 52। ठीक है। और अगर पूछे संसद किस अनुच्छेद में है। संसद 79 अनुच्छेद में है। और अगर आपके फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के लिए आप संसद डायरेक्ट जा सकते हैं। आप अपने मौलिक अधिकार अगर आपसे कोई छीन रहा है तो इसके लिए आप डायरेक्ट संसद जा सकते हैं और संसद इस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। संसद इस पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा में अधिकतर कितना सदस्य होता है 250। वर्तमान में कितना है 245। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर पूछे कि बिहार में राज्यसभा का कितना सदस्य है। तो ये आपका 16 और लोकसभा का 40। और पूछे विधानसभा का तो 243। अब विधान परिषद का पूछे तो 75। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान कीजिए। कौन सा टेस्ट किस बीमारी के लिए करवाया जाता है। कौन सा टेस्ट। विडाल टेस्ट है, डिक टेस्ट है, टोर्निकेट टेस्ट है और आर एक फैक्टर है और एलिसा टेस्ट है। बताइए इसका कौन सा होगा। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है ये तो आप लोग जानते होंगे, टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। और डिक टेस्ट ये स्कारलेट फीवर के लिए होता है, स्कारलेट फीवर। और टार्टनिक टेस्ट ये किसके लिए होता है। तो ये डेंगू बुखार के लिए होता है। और आर ए फैक्टर किसके लिए होता है। आर ए फैक्टर तो ये गठिया के लिए होता है। और देखिए यहाँ से एलिसा टेस्ट एड्स ए है। तो इस तरह से भी हम लोग इसे कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से 29 का कौन सा हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हाल ही में ब्राज़ील के नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता का लक्षण मिले हैं, किस कारण से। तो उस समय के करंट के हिसाब से है तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर पूछे कि जीका वायरस किससे फैलता है। तो ये जीका वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। और जीका वायरस जो है ये गर्भवती महिला के शिशु को प्रभावित करता है। जो गर्भवती महिला है उसके शिशु को प्रभावित करता है। और इबोला वायरस के बारे में थोड़ा देखते हैं। इबोला वायरस क्या है। और ये व्यक्ति के रक्तस्राव वाला यानी हेमरेजिक बुखार। ठीक है, रक्तस्राव वाला यानी कि हेमरेजिक वाला जो बुखार होता है वो इबोला वायरस के कारण होता है। और चेचक एक संक्रामक रोग है। ठीक है, चेचक एक संक्रामक रोग है जो वेरियोला वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक। ठीक है, और वायरस से जितना भी होने वाला रोग है हम लोग उसे एक ट्रिक में पूरा देखे हैं। वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसे जा कर के देख सकते हैं या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वायरस से जितना होने वाला रोग है और बैक्टीरिया से होने वाला जितना रोग है बैक्टीरिया से, तो पूरा एक ट्रिक में दोनों, एक ट्रिक इसका है एक ट्रिक इसका है। पूरा आपका वायरस जितना भी बीमारी होता है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, बहुत यूज़फुल है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जाओकिन गुरजम उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, ये क्या है।
तो उस समय के करंट के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेक्सिको का नस्ली दवा का तस्कर। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं अब। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका तो जवाब आप लोग दे ही दिए होंगे। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का कार की बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4। अब चलिए, और अगर पूछे कि सिट्रिक अम्ल जो है, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय के करंट के हिसाब से हैं। और अभी अगर पूछें कि नीति आयोग का पहला नाम क्या था? तो योजना आयोग था। नीति आयोग का पहला नाम क्या था? योजना आयोग था। और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 में किया गया था। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग का CEO कौन है? अभी CEO भी पूछ लेता है। CEO तो अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला था। देखिए अभी भी जो यूक्रेन में हुआ था, यूक्रेन रूस का, तो इसका आपको देखना है कि कौन सा हुआ था ऑपरेशन। ये सब आपको देखना है, जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है वो आपको देखना है। और ये उस समय के करंट के हिसाब से था, तो इसका हो जाएगा डी, यमन से। और अभी आप रूस, यूक्रेन और जहाँ सब जो ऑपरेशन होता है और युद्धाभ्यास जो होता है वो सभी आप लोग को देखना है। चलिए, बोको हरम क्या है? बोको हरम क्या है? प्रगतिशील किसानों का एक समूह, पाषाण युगीन पेंटिन, हाल ही में सक्रिय एक ज्वालामुखी। और तो उस समय का जो ये ज्वालामुखी था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मरणोपरांत, मरने के बाद प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता जो हुआ था वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौता में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसे कब दिया गया भारत रत्न? तो 1988 में इसे भारत रत्न दिया गया। 1966 में इसे भारत रत्न दिया गया था। 1988 में रामचंद्रन को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। गाय की गर्भावधि क्या है? ठीक है, गाय के गर्भकाल का समय क्या होता है? 150 दिन, 300 दिन, 274 से 280 दिन, 365 दिन। तो क्या हो जाएगा 37 का? ये 274 से 280 दिन ये गाय का गर्भकाल होता है। और पूछे कि हाथी का, तो हाथी का 624 दिन, 624 दिन लगभग 2 साल। भैंस का 312 दिन और भेड़ का 150 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम? बकरी का 148 दिन, लगभग 6 महीना, 5 महीना। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है मतलब कौन सा नदी है इनमें से जो भारत में नहीं निकलती है? तो सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। उद्गम भारत में नहीं है, किसका हो जाएगा? तो ये सतलज नदी ये तिब्बत से निकलती है और ये फिर पाकिस्तान में जाकर के मिलती है। फिर ये सिंधु से मिलते हुए ये पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। और सतलज नदी कहाँ से? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलता है। और तिब्बत नदी शिवालिक श्रेणी को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में चले जाती है। और पूछे कि व्यास नदी, तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर मैप में देखें तो नदी
तो ये आपका सिंधु, झेलम, ये सिंधु इस तरह से नहीं, सिंधु ये समानांतर हो जाता है यहाँ पे, ये समानांतर इस तरह से सिंधु बहती है, फिर झेलम, फिर चिनाब, रावी। अब ब्यास भारत में ही निकल करके भारत में ही मिल जाती है, और ये आपका सतलज। ठीक है, तो अगर पूछे तो सतलज कहाँ है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से के समीप राजस्थान से निकलती है, और सतलज शिवालिक श्रेणी को पार करके पंजाब में प्रवेश करती है। और उसके बाद व्यास नदी का उद्गम कहाँ है, तो ये रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। और हाँ, हम लोग दर्रा का 1-2 दिन में वीडियो अपलोड होगा, दर्रा का महत्वपूर्ण दर्रा भारत में कौन दर्रा कहाँ है नहीं है, पूरा ट्रिक के साथ। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग दर्रा कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नदी, व्यास नदी रोहतांग दर्रा के समीप व्यास कुंड से निकलती है। और चिनाब नदी हिमाचल में टांडी का जो एक चंद्र और भागा नदी है। ठीक है, चंद्र और भागा ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चिनाब नदी चौसे चिनाब और चौसे चंद्रभागा, ये दोनों से निकलती है। ठीक है, ये दोनों से निकलती है, चंद्र और भागा ये दोनों से निकलती है चिनाब नदी। चलिए अगला क्वेश्चन। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सिंधु नदी मानसरोवर झील, कन्फ्यूज़ नहीं होना, सतलज ही मानसरोवर झील के से निकलती है, और सिंधु भी मानसरोवर झील के सानोख्याब हिमनद से निकलती है, सानोख्याब हिमनद से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय एवं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो 39 का कौन सा हो जाएगा, 39 कौन सा कथन सही है, सही देखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मूल अपीलीय परामर्श एवं संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, ये तीनों है, मूल भी है, अपीलीय भी है, परामर्श भी है, तीनों ये क्षेत्राधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर पूछे कि भारत संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना तक में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, तो ये आर्टिकल 124 से लेकर के 127 तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए, और भारत संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय को कुछ क्षेत्राधिकार दिया गया है, जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा, राज्य और राज्य के बीच विवादों का निपटारा, एक और केंद्र की कुछ राज्य और दूसरी ओर कुछ राज्यों के बीच विवादों का निपटारा ये करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जल्लीकट्टू, ये इस बार हाल ही में रेलवे में बहुत बार पूछा गया। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। 40 नंबर। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस से, तो ये तमिलनाडु, तो ये आप लोग सबके जानते होंगे। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु से संबंधित है। और चलिए कुछ त्यौहार है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हाल ही में ग्रुप डी में भी बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए देखते ओणम देखते हैं। ओणम कहाँ का है, तो ओणम केरल राज्य का है, केरल राज्य का ओणम है। अगर पूछे पोंगल, तो ये तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु। बिहू असम, रथ यात्रा ओडिशा। ठीक है, और नौका विहार, तो ये केरल का उत्सव है। ठीक है, नौका विहार देख करके बिहार नहीं मारना, ये केरल का है, नौका विहार है। ठीक है, बिहार नहीं है, ये विहार है। ठीक है, नौका विहार केरल का है। चलिए, और पतंग उत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से, देखिए अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन, और इधर की ओर महानदी या गोदावरी, इसे आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो इसमें कौन सा है अमरकंटक की ओर, तो ताप्ती, नर्मदा सोन, तो ये नर्मदा सोन। अभी आपको पता है नर्मदा पश्चिम की ओर और सोन उत्तर की ओर, जो बिहार के उत्तर की ओर से मिलती है, बिहार के दक्षिण में प्रवेश करके गंगा की तरफ, गंगा में जो मिलती है सोन नदी, तो ये नर्मदा सोन। 41 का कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? 42 का बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये पुष्कर, ये ब्रह्मा के मेले के लिए, ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए पुष्कर, ठीक है। 42 का ए। अब कितना सोनपुर मारेगा, लेकिन नहीं, ब्रह्मा के मंदिर को भी लेकर चलना है, ब्रह्मा के मंदिर और पशु के मेले, तो ये पुष्कर हो जाएगा, पुष्कर। और चलिए पुष्कर क्या है, तो पुष्कर से कुछ देख लेते हैं। पुष्कर कहाँ है, तो ये पुष्कर राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में एक कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है और यहीं श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। और पुष्कर एक झील का भी नाम है, ठीक है। अब पुष्कर ऊँट मेला के लिए विख्यात है, ठीक है। पुष्कर किस मेला के लिए विख्यात है, तो ये ऊँट मेला के लिए विख्यात है पुष्कर, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर ऊँट ही होता है, तो इसलिए ऊँट के लिए ये विख्यात है। और पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, ठीक है। पूछे कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ है एकमात्र, तो ये पुष्कर में। और सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में हस्तशिल्प मेला में के कारण विख्यात है। चलिए, और पूछे कि सोनपुर मेला ये तो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बात कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। चलिए, अगर पूछे उज्जैन, तो उज्जैन जो है ये कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, यहाँ पे उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत में ऑर्गेनिक राज्य है, भारत में ऑर्गेनिक राज्य है मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, कौन सा है, तो ये भारत का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए, उंच खल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह सिद्धांत का संतुष्ट किया था, इस सिद्धांत को संतुष्ट किया था, तो यूनियन कार्बाइड केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहनी केस और शाह बानो केस, ठीक है। जब आप लोग पॉलिटी का क्लास होगा तो ये सारा केस, मेनका गांधी केस, शाह बानो केस, इंदिरा साहनी केस, ये सब केस बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो पॉलिटी का भी क्लास जल्द से जल्दी स्टार्ट होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये 44 का क्या हो जाएगा, 44 का हो जाएगा आपका ए, 44 का हो जाएगा ए, ठीक है, यूनियन कार्बाइड केस। चलिए, अगला क्वेश्चन। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? युद्धग्रस्त क्षेत्रों में कोई जैसी जगह पे युद्ध हुआ और वहाँ से हीरे का खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए इसका कौन सा होगा आंसर 45 का, तो 45 का हो जाएगा डी, ठीक है। उपर्युक्त सभी ब्लैक डायमंड, वार डायमंड और कन्फ्लिक्ट डायमंड। चलिए, और अगर पूछे ब्लैक डायमंड, सॉरी ब्लड डायमंड किसे कहते हैं, ब्लड डायमंड, तो लाल रंग के हीरे को ब्लड डायमंड कहते हैं, लाल रंग के हीरे को ब्लड डायमंड कहते हैं, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए खून खराबे तक होती है, तो इसलिए इसे खूनी हीरा या फिर लाल रंग या फिर ब्लड डायमंड कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। और ब्लड डायमंड की एक फ़िल्म भी निकली थी 2006 में, तो आप लोग वो भी फिल्म देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद। चलिए, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, इसके अध्यक्ष वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, जो ये राजनीतिक अपराधीकरण की थी, और इसके अध्यक्ष NN वोहरा अभी राज्यपाल हैं, ये उस समय के करंट के हिसाब से इसको हटाइए। चलिए, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शराबबंदी किस धारा से संबंधित है? तो ये शराबबंदी धारा 47 से संबंधित है, धारा 47 से संबंधित है। भारत संविधान के भाग 4 में, जो कि DPSP है,
तो ये 36 से 51 है, ठीक है, 36 से 51। और अनुच्छेद 47 में क्या है कि ये पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, फीफा जो विश्व कप फुटबॉल है 2018 कहाँ किया गया था आयोजित? कतर, ऑस्ट्रेलिया। ये उस समय के करंट के हिसाब से है, तो उस समय के करंट के हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे कि 2022 में फीफा विश्व कप फुटबॉल, फीफा फुटबॉल कप जो होगा 2022 में, तो कहाँ? कतर में हुआ था। और पूछे 2026 में, ये हर 4 साल पे होता है, तो ये कहाँ होगा? 2026 में ये 23वां होगा, और 2022 में 22वां था, और 2018 में 21वां था। तो आप लोग इस 22वां को याद रखिएगा और 26वां को, आप लोग 22वां और 26वां को याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 26वां कहाँ? तो ये कनाडा में होगा, कनाडा। तो कनाडा के कहाँ? तो मॉन्ट्रियल में होगा ये 23वां। चलिए अगला क्वेश्चन, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? दुधारू पशु जो पशु दूध देती है उसमें कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? मिल्क फीवर, खुरहा, एंथ्रेक्स और बोवाइन फ्लू। 49 का क्या हो जाएगा? तो दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मिल्क फीवर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्का ये देख ले ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जो कि दुधारू पशु या फिर गाय भैंस जो कि जुगाली, जिसे कि आप लोग पागुराना कहते हैं, पागुराना, तो ये एंथ्रेक्स की कमी से नहीं, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग, ये एंथ्रेक्स जो कि जीवाणु होता है, ठीक है, और इसका प्रभाव पड़ने के बाद जो पशु है वो पगुराना बंद कर देता है और वो पशु सुस्त पड़ जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और मिल्क फीवर, तो ये दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी से होता है मिल्क फीवर। चलिए, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है? द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लेखक कौन है? तो ग्राहम ग्रीन और अंड्रेस्ट हेमिंगवे और अल्बर्ट कैमक्स और साल बेलो। तो कौन सा हो जाएगा 50 का बी। और एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है और वो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356, 365, 359, 360। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो ये ऑप्शन नंबर ए 356 के द्वारा ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 में क्या होता है? 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किया गया फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुवांशित किया गया था। तो ये आप लोग जानते होंगे किसे? भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? क्या पूछ रहा है? व्यापारिक उत्पादन के लिए, यहाँ ये ध्यान देना है आपको, व्यापारिक उत्पादन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बीटी कॉटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बीटी कॉटन या फिर कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बेसिलस यूरेंजियस से जीन निकालकर निर्मित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? हम लोग अभी पिछले सवाल में सॉल्व किए थे नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो अब किस देश के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो ये नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और क्यों? तो देखिए क्यों दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है ये 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था।
डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर होता है। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर होता है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है टोटल 6 क्षेत्र में। टोटल 6 क्षेत्र है। कौन कौन सा? पहला साहित्य है, दूसरा कौन है? शांति है, तीसरा भौतिक है और चौथा रसायन है और पांचवा चिकित्सा विज्ञान है। और लास्ट में ये पहले 5 ही था, फिर 1969 के बाद से अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया 1969 से। जो भी अर्थशास्त्र में किसे दिया गया है 2021 का नोबेल पुरस्कार? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए, और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार ये ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BHU एक्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामाचरण, मदन मोहन मालवीय, MMM। तो ये कौन थे BHU के संस्थापक? तो ये मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में हुई थी, 1915 में। और BHU की स्थापना 4 फरवरी 1916 में। विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915। आप पूछिए कि अगर BHU की स्थापना 4 फरवरी 1916 में हो गया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और इस समारोह में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था और भाषण भी दिया था। चलिए, और पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जाना जाता है? तो महामना के नाम से भी पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। अब चलिए, 1915 में मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित 2 कलमों में सही मिलान करें। बांदीपुर नेशनल पार्क, राजस्थान, बुक्का टाइगर, माउंट आबू और पेंच नेशनल, ये कहाँ है? तो बताइए इसका कौन सा होगा? देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये आपका कर्नाटक में है। आप पूछे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल में है, बुक्सा। अगर पूछे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और पेंच नेशनल ये मध्य प्रदेश में। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कौन सा होगा ऑप्शन। चलिए 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। खारे पानी का मगर, गंगा के डॉल्फिन, घड़ियाल। तो ये 56 का तो आप लोग जानते होंगे। तो ये गंगा का डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, गंगा का डॉल्फिन। ठीक है, चलिए। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बिहार में कहाँ खुल रहा है? तो भागलपुर में। चलिए 57। ये कौन कौन सा क्रांति से संबंधित है? ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन हाँ, ये टोटल क्रांति के जनक कौन थे और विश्व में कौन थे, भारत में कौन थे, कब भारत में किया गया था, इसका परिणाम क्या हुआ था, ये सब भी आप लोग देख लेंगे। या फिर इसी YouTube चैनल पे ये सब सारा डिटेल भी होगा, आप लोग यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। और पंचायती राज से हर बार क्वेश्चन पूछता है हर एग्ज़ाम में। तो पंचायती राज का पूरा फुल डिटेल 0 से लेकर के अपर लेवल तक का होगा। तो आप लोग 2-3 दिन में वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे तो आप लोग वहाँ से पंचायती राज का वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो ये किससे है खाद्य उत्पादन? पहले देखिए, तो आप लोग जो जानते हैं तो उसके हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, दूध उजला होता है तो श्वेत क्रांति ये लिख सकते हैं इस तरह से। तो वैसे देखिए, खाद्य ये हरित क्रांति है,
खाद्य हरित क्रांति है, दूध तो श्वेत क्रांति है, मत्स्य कौन है नीली क्रांति है, और उर्वरक भूरी क्रांति है। तो इस तरह से 1 3 2 4 1 3 2 4 देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, हरा सूचकांक विकसित किया जाता है। हरा सूचकांक तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और योजना आयोग। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो हरा सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा, ऐसे भी हरा है तो पर्यावरण हरा हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित हुई है? निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित हुई है? इंदिरा साहनी, बॉम्बई केस, रुदल शाह का वाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 का कौन सा हो जाएगा? 59 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 60, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे उस समय के हिसाब से? ठीक है, और अभी पूछिए कि संविधान, देखिए संविधान से थोड़ा कुछ देख लेते, संविधान कुछ इम्पोर्टेंट। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। फिर पुनः 11 दिसंबर को इसका बैठक हुआ 1946 को, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. बनर्जी थे, एच.सी. बनर्जी। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को इसका अंतिम बैठक हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा रखा गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। चलिए और 10 सवाल देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। निम्नलिखित में से कौन एक समिति के नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? नागरिक के मूल को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, तो इसका बताइए कौन सा होगा? कोठारी आयोग, अशोक मेहता, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा हो जाएगा 61 का? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, जिसे कि 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी। चलिए, और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को समावेश कर 42वें संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और 2002 में 86वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, और जो बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, और वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वां जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसमें क्या कहा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, मुफ्त शिक्षा दी जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो इसे आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपना त्यागपत्र किसे देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को? किसे देता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है। चलिए, और भारत संविधान में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो शक्ति होता है उसे USA से लिया गया, USA के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए, अगर पूछे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव ला करके
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। चलिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से, क्योंकि इसे भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इससे भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर पूछे भारत संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? 64 का। तो टाइगर वुड जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है, गोल्फ खेल से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो टाइगर वुड ही क्यों नाम रखा गया? तो ये अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर था, अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर था, इसलिए इसी के नाम पर टाइगर वुड रखा गया। अब ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है ठोस में, द्रव में, गैसीय में और निर्वात में। ध्वनि तरंग किस में नहीं चल सकती है? तो ये ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, और यांत्रिक तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए, और देखिए 3-4 प्रकार के तरंग होते हैं, अपश्रव्य और श्रव्य, पराश्रव्य और अतिध्वनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो इसका कौन सा होगा? तो इसका बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए का, ये गुस्सा डर, ठीक है। एड्रेनलिन किस लिए होता है? तो ये गुस्सा और डर के लिए। और एस्ट्रोजन ये महिला में होता है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। एस्ट्रोजन, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती किए थे। एस्ट्रोजन और इंसुलिन, तो ये ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकोज। और फेरोमोन्स, तो ये साथी, आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति, माध्यम। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 10 किलोग्राम CO2 के, 100 ग्राम CO2 के, 1000, 10,000। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2 के। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सिलिकॉन तत्व को सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन तत्व को सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और सोलर सेल का उपयोग किस लिए होता है? सोलर सेल से प्राप्त विद्युत धारा से बैटरियां अवशोषित करके ऊर्जा संग्रहित की जाती हैं। और सोलर सेल का उपयोग किस में भी होता है? कैलकुलेटर, घड़ी, फोटोग्राफी, सब में सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम उपग्रह में भी सोलर सेल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें सिलिकॉन धातु का भी उपयोग किया जाता है इसके बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन तो सब कोई जानते होंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? 69 का आपका हो जाएगा टंगस्टन का, ठीक है। और विद्युत हीटर का तो नाइक्रोम का, ठीक है, फिलामेंट। और ये टंगस्टन का क्यों बना होता है? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। चलिए इसका टंगस्टन का इसलिए क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है, इसका गलनांक उच्च होता है। चलिए, मीनामाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, मीनामाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? 70 का। तो ये मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो पारद विषाक्तता है। चलिए 71, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो उसका कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो 71 का कौन सा हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसका उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और वैसा कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश?
एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के समय भारत के कार्यकारी पद पर रह चुके थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? हिदायतुल्लाह। ये कब रहे थे? तो 1969 में रहे थे। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत प्रोटोकॉल में दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान है। चलिए 71 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बाकी इधर अब इस सब के बाद से फिर मैथ ही स्टार्ट है। इस सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और पूरा मैथ का पूरा फुल डिटेल भी देखेंगे। हम लोग आज 71 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, 71 क्वेश्चन तक। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत भी लगता है। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लोग इस चैनल पे लुसेंट को कैसे पढ़ें, मॉडर्न इंडिया को क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वो भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और उसके बाद नंबर सिस्टम भी, और इसके बाद हिस्ट्री का MCQ भी बहुत तरह का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इस पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स सबका पूरा बेसिक से लेकर के इस चैनल पे होगा। तो आप लोग अगर चैनल से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।